प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते, जो किसके द्वारा रचित है? हरिशंकर प्रसाई जी के द्वारा रचित है। यानी इस पाठ में जो लेखक है उन्होंने प्रेमचंद के जीवन की सादगी का वर्णन किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरिशंकर प्रसाई जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। 1947 से ही ये स्वतंत्र रूप से लिखने लगे। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। हिंदी के व्यंग लेखकों में इनका नाम अग्रणी यानी पहले लिया जाता है। भारतीय जीवन के पाखंड यानी दिखावे, भ्रष्टाचार, अंतर विरोधों, बेईमान आदि पर लिख उनके व्यंग लेखों के शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका क्या इन्होंने निर्वहन किया है। अब है इनकी प्रमुख रचनाएं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और है, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी और अंत वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि इनकी क्या है? रचनाएं हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में हरिशंकर प्रसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का क्या है? वर्णन किया है और उसके माध्यम से बताया है कि एक रचनाकार के अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए, यानी कि प्रेमचंद के जीवन की सादगी के माध्यम से बताया है कि आज दिखावे की प्रवृत्ति, और उन्होंने प्रस्तुत पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के सादगी भरे जीवन की ओर वर्णन किया और बताया है कि आज दिखावे की और उन्होंने वर्तमान में दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर क्या किया है? व्यंग किया है। पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने, कनफटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई और घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतला रही है। यानी उनके सामने प्रेमचंद की एक फोटो है जो उनकी पत्नी के साथ है, तो वो उस फोटो को देखकर ही उनके सारे जो उसका वर्णन करते हैं कि उनका चित्र मेरे सामने, अपनी पत्नी के सिर पर कैसे मोटे कपड़े की टोपी पहनी हुई है, कुर्ता, वेशभूषा का, उनकी सारी वेशभूषा का क्या है? वर्णन किया। और वो कैसे दिखते हैं उस सब चीजों का वर्णन कर रहे हैं कि कुर्ता और धोती पहने हुए हैं, गालों की हड्डियां क्या उनकी उभर रही है, बाहर निकल आई है, और मूछें कैसी है? घनी है। पाँव में उन्होंने कैनवास के जूते हैं जिनके बंद यानी फीते बेतरतीब बंधे यानी अव्यवस्थित रूप से बंधे हुए, ढंग से बंधे हुए नहीं हैं। लापरवाही के उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पत्ती निकल जाती है और छेदों में बंद डालने से परेशानी होती है। यानी जो जूते में जो लेस डालते हैं, जिन छेदों में उन पे लोहे की जो पतली रहती है, वो क्या करते हैं? ऐसे ही जूते के जो फीते हैं वो ऐसे ही बांध लेते हैं, जिसके कारण उनकी लोहे की जो पतली ऊपर निकल आई है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया जिसमें से उनकी उंगली बाहर निकल आई है। इन्होंने जूते पहन रखे हैं तो बोलते हैं कि दाहिने पांव का जूता तो क्या है? ठीक है, लेकिन जो बाएं पैर का जूता है उसमें छेद हो रहा है, जिससे उनकी उंगली क्या बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। यानी जो लेखक है उनकी नजर कहाँ अटक गई? उस जूतों पर ही अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक, यानी फोटो खिंचवाने की यह पोशाक है, वेशभूषा है, तो पहनने की कैसी होगी? तो वो सोचते हैं कि वो कैसे कपड़े कैसे पहनते होंगे। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, यानी इसके पास अलग अलग पहनने के लिए पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है, ये जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। यानी ये जैसा ही है वैसी ही इन्होंने फोटो खिंचाई है, इसमें इन्होंने कोई भी दिखावा नहीं किया है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें
इसका जरा भी एहसास नहीं, जरा लज्जा, जरा संकोच या झेप नहीं है। यानी जो तुम्हारे बाएं पैर का जूता जो है फट रहा है, उससे क्या निकल रही है, उंगली बाहर निकल रही, तो सोचते हैं इनको जरा भी क्या नहीं आती, लज्जा या संकोच नहीं है। यानी जैसे हैं वैसे ही दिखना चाहते हैं, इनमें कोई दिखावे की प्रवृत्ति नहीं थी। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक जाती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की क्या की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। यानी जो प्रेमचंद का जीवन था वो बड़ा ही कष्ट में बीता था, उन्हें अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, इसलिए उन्हें मजबूर होकर क्या करा, फोटो खिंचवाते समय हल्की सी मुस्कान देनी पड़ी। बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यानी वो मन से नहीं मुस्कुरा रहे थे। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, इसमें व्यंग है। कहते हैं कि जो तुम्हारी मुस्कान है इसमें क्या नहीं है, ये क्या है, एक उपहास या व्यंग है। कि ये कैसा आदमी है जो खुद के फटे जूते, जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। तो सोचते हैं यदि इनको फोटो ही खिंचानी थी तो क्या करते, ढंग के जूते पहन लेते, वरना फोटो ही मत खिंचाते। फोटो ने खिंचाने से इनका क्या बिगड़ जाता, शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। शायद पत्नी निवेदन कर रही होगी, इसलिए इन्होंने क्या कर लिया होगा, फोटो खिंचवा लिया होगा। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी यानी घटना है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को यानी दुख को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। यानी वो जो हरिशंकर प्रसाद जी प्रेमचंद की फोटो देखते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे दुख को क्या कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, तो उन्हें भी क्या आ जाता है, रोना आ जाता है। मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, यानी तुम फोटो का महत्व नहीं जानते हो। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। कहते हैं कि यदि प्रेमचंद जी क्या है फोटो खिंचाने का महत्व समझ लेते तो किसी से पहनने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए थोड़ी देर के लिए किसी से क्या मांग लेते, जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि लोग तो क्या करते हैं, किसी से मांग कर कोट पहन कर क्या कर लेते हैं, शादी वगैरह कर लेते हैं। इनसे एक जोड़ी जूते भी किसी से मांगे नहीं गए। और मांगे कि मोटर से बारात निकालते और किसी की मोटर लेकर क्या निकाल लेते हैं। आजकल जो लोग हैं वो बारात भी निकाल लेते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। यानी वो क्या कहते हैं कि इनके पास क्या है, जब वो तर्क देते हैं कि क्या करते हैं, फोटो खिंचाने के लिए एक जोड़ी जूते किसी से मांग लेते। तो इसी तरह उदाहरण देते हैं कि आजकल तो जो शादी ब्याह में जो दूल्हा है वो भी क्या किसी से कोट मांगकर शादी कर लेता है, किसी की गाड़ी लेकर क्या कर ली जाती है, बारात निकाल दी जाती है। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते तक नहीं मांगे बने, यानी तुमसे किसी से जूते भी नहीं मांगे गए। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, यानी तुम फोटो के महत्व को नहीं समझते हो। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में क्या आ जाए, खुशबू आ जाए। यानी वो प्रेमचंद के बारे में सोचते और कहते हैं कि इन्हें फोटो का महत्व मालूम नहीं है। जब लोग फोटो खिंचाने जाते तो इत्र यानी सेंट छिड़क कर जाते, तो जिससे क्या आते हैं, वो सोचते हैं फोटो में भी क्या आने लगती है, खुशबू। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। कहते हैं कि एक अच्छी टोपी कितने की मिल जाती थी उस समय, 8 आने में, और जूते उस समय 5 रुपए से कम में भी मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहता है। जो जूता रहता है उसकी कीमत यानी उसका महत्व टोपी से क्या रहता है, अधिक रहता है। अब तो जूतों की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500
टोपियां न्यौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। यानी ये देखकर उनको क्या होता है, बहुत दर्द होता है, वो बहुत दुखी होते हैं प्रेमचंद की ऐसी हालत देखकर, यानी उनकी वेशभूषा को देखकर कि उनके जूते क्या फटे हुए, उन फटे हुए जूतों में क्या कर लेते हैं, वो फोटो खिंचवा लेते हैं। यानी उन्हें अपनी इज्जत का कुछ भी ख्याल नहीं रहता। तो सोचते कि ऐसी स्थिति देखकर मुझे क्या हो रहा है, आज बहुत दुख हो रहा है। ऐसे वो सोच रहे हैं कि कहीं फोटो खिंचाने के लिए किसी से क्या कर लेते, एक जोड़ी जूते थोड़ी देर के लिए उधारी, थोड़ी देर के लिए मांग ही लेते। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता क्या है, फटा हुआ है। यानी तुम एक महान उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक कहलाते हो, लेकिन तुम्हारा फोटो में जो तुम्हारा जूता है वो कैसा है, फटा हुआ है। मेरा जूता कोई भी अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती। अब लेखक स्वयं कहते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन ऊपर से क्या है, वो फटा हुआ नहीं है, उसमें से उंगली नहीं दिखती। लेकिन जो जूते का तल है, अंगूठे के नीचे क्या है, वो फट पड़ा है। अंगूठा क्या करता है, जमीन से घिसता जाता है और पैनी मिट्टी पर रगड़ खाकर लहू लुहान हो जाता है, यानी उसमें से खून बहने लगता है। उनका जूता, जो हरिशंकर जी प्रसाई वो कहते हैं कि उनका जूता तो क्या है, लेखक जो कहते हैं उनका जूता ऊपर से तो साबुत है, लेकिन तले में से अंगूठे के यहाँ से क्या है, फटा हुआ है। जब वे चलते हैं तो जमीन पर गिट्टी या पत्थर से रगड़ खाकर उनके अंगूठे में क्या आने लग जाते हैं, खून आने लग जाते हैं, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। लेकिन मेरे जूतों में से उंगली बाहर नहीं दिखती। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी हुई है, पंजों के नीचे घिस रहा है। प्रेमचंद से कहते हैं कि तुम्हारे पैरों जूते जो उसमें से उंगली दिख रही, लेकिन तुम्हारे पाँव जो क्या है, सुरक्षित है। लेकिन जो लेखक के जूते हैं ऊपर से तो ठीक देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन नीचे से क्या है, वो फटे हुए हैं, तो जिससे उनके पाँव क्या हो रहे हैं, घिस रहे हैं। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम पर्दे यानी दिखावे का महत्व नहीं जानते हो। लेखक जो प्रेमचंद से कह रहे हैं कि तुम दिखावे का महत्व नहीं जानते हो, लेकिन आजकल लोग क्या है, दिखावे पर ही कुर्बान हो रहे हैं, केवल दिखावा ही करते हैं, चाहे उनके पास वो चीज हो या न हो, दिखावे के लिए वो कहीं से भी लाकर करते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। यानी प्रेमचंद ने वो जूता बड़े ठाठ से पहन रखा और उसमें फटे जूते में ही वो क्या खिंचवा लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं फटा जूता नहीं, ऐसे जूता फटा हुआ नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे।